थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आज हम बहुत सी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एलर्जी के नाम से है। और आज हम एलर्जी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एलर्जी क्या होते हैं, एलर्जी क्यों काज होते हैं, और जब एलर्जी काज होते हैं तो उनमें आपके बॉडी के कौन से सेल्स और प्रोटीन के फंक्शन होते हैं। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से पहले मैं आपको एंटीबॉडीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताना चाहता हूँ। एंटीबॉडीज स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन भी कह सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये जो इम्यून का वर्ड आया है ये इम्यून सिस्टम से यानी इम्यूनिटी से रिलेटेड वर्ड आया है, और ये जो ग्लोबिन आया है ये प्रोटीन से आया है। यानी मीट वो प्रोटीन जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम में अपना फंक्शन शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में दो तीन एमसीक्यूज बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एमसीक्यूज ये है कि जो एंटीबॉडीज होते हैं ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसका है वाई शेप, और ये वाई शेप प्रोटीन जो होते हैं एंटीबॉडीज इसमें चेन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं हेवी चेन्स और दूसरे को हम कहते हैं लाइट चेन्स। यानी इसके स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ, ये हमारे साथ हेवी चेन्स हैं। हेवी चेन का मकसद ये है कि इसमें हमारे एसिड सीक्वेंस ज्यादा होगा और इसके जो शेप है यानी लेंथ है वो ज्यादा होगा। और इसके साथ साथ ये 2 जो लाइट चेन है ये लाइट चेन यहाँ पे अटैच होते हैं। लाइट का मतलब यही है कि ये स्मॉल होते हैं और ये यहाँ पे हेड रीजन में होते हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन का वर्ड आते हैं तो प्रोटीन का मतलब ये है कि ये बने होते हैं अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स यहाँ पे किस तरह होते हैं, यानी मोनोपेप्टाइड्स में होते हैं, डाइपेप्टाइड्स में होते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स में होते हैं। तो एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीपेप्टाइड इन नेचर होते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स यानी पॉली मैनी पेप्टाइड्स यहाँ पे होंगे, मैनी अमीनो एसिड सीक्वेंस होंगे। तकरीबन यहाँ पे जो लाइट चेन सीक्वेंस होते हैं यहाँ पे 110 से लेके 120 तक अमीनो एसिड यहाँ पे आते हैं। ये जो लाइट और हेवी चेन होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं लिंकेज पे, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। ये जो डाई का वर्ड आते हैं साइंस में हम 2 के लिए यूज करते हैं, और ये जो सल्फाइड का वर्ड आते हैं सल्फाइड का मतलब ये है कि ये सल्फर से निकला है। यानी ये जो लिंकेज होते हैं ये 2 सल्फर के दरमियान होते हैं, जिसके इसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। यहाँ पर भी ये लाइट और हेवी चेन एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। फिर हम आते हैं ये जो एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बाद हम आते हैं इसके टाइप्स में, जिसको हम कहते हैं, ये अगर आप सिंपली फार्मूले के साथ आप याद कर सकते हैं तो सिंपली फार्मूला आप लिख सकते हैं गैम तो आप कहते हैं सिर्फ एंड में आप लगाए डी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज के 5 टाइप्स होते हैं, और इस एंटीबॉडीज के 5 टाइप्स में सबसे पहला जो एंटीबॉडीज होते हैं इसको हम जी कहते हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन कैपिटल जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे को हम कहते हैं आईजी एंड आईजी एम, आईजी ई एंड आईजी डी। एक एमसीक्यूज बार बार आता है टेस्ट में, ये जो जी वाले जो होते हैं ये आपके बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तकरीबन 75% होते हैं। और ये आईजीएफ के बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं ये ज्यादातर ये इस तरह लिखा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी के कौन सा टाइप होते हैं, तो होते हैं आईजीए। और सबसे ये जो 5 टाइप है इसके साथ ये आप फार्मूला आप लिख सकते हैं। बात है हम टॉपिक में आते हैं जिस तरह हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज एलर्जीज़म।
तो एलर्जीज का मतलब क्या है, डिफिनीशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एलर्जी क्या होते हैं। अगर आप सिंपली एक WBC का फंक्शन याद रखें कि WBC का फंक्शन मेनली क्या है, किलिंग करना, किलिंग ऑफ पैथोजेंस करना, या पैथोजेंस से मुराद मेरा क्या है, वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है या अदर पैरासाइट्स है, उनको किल करना। ये WBC आपके बॉडी का डिफेंस करते हैं नॉर्मली। मगर जब ये WBC आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में उस सेल्स के अगेंस्ट काम शुरू करे जो हार्मलेस होते हैं, आपको नुकसान नहीं देते, मगर ये WBC के ज्यादातर उस एलर्जीज कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का वो रिस्पांस जो हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट हो जाए और ये आपके बॉडी में पुअर रिएक्शन शो करे, इसको हम करते हैं एलर्जी। सिंपली हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम कहते हैं एरिगेटेड reaction of our immune system that show against harmless pathogens, या हार्मलेस भी आप कह सकते हैं या हार्मलेस सब्सटेंसेस आप कह सकते हैं, जो आपके बॉडी को नुकसान नहीं दे सकते, मगर ये उस सेल्स को भी क्या करते हैं, ये इसके अगेंस्ट रिस्पांस शो करते हैं, उनको खत्म करते हैं। मतलब ये यहाँ पे WBC का नॉर्मल फंक्शन आपने यहाँ पे देखा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, पैथोजेंस को खत्म करना, जरासीम को खत्म करना, डिजीज से बचाना। मगर बाज़ औक़ात आपके अपने बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो उन सेल्स के अगेंस्ट काम शुरू करते हैं जो हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं देते, या आपके अपने बॉडी से के गैस होते हैं या जो इन्वाइडर्स होते हैं इनके अगेंस्ट, मगर वो बगैर नुकसान वाले होते हैं। कौन से वो एजेंट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट ये काम शो करते हैं? यानी वो एजेंट्स, दोज एजेंट्स जो एलर्जी काज करते हैं, उस एजेंट्स को हम कहते हैं कॉल्ड एलर्जेंस। क्या कहते हैं? एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब क्या है? यानी वो चीजें जो एलर्जी काज करते हैं। तो इसको हमें फिर हम यहाँ आते हैं कि वो कौन कौन से काज होते हैं जो एलर्जी आपके बॉडी में वो काज करते हैं, ये वजूहात कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो मोस्टली पोलन से आते हैं। पोलन का मतलब ये है कि ज्यादातर फ्लावर वगैरह से इंसान को एलर्जी होते हैं, या पोलन के बगैर आपके बॉडी में इस तरह कोई स्टिंग वगैरह, स्टिंग का मतलब ये है कि जब कोई बीज वगैरह आपको काटे इससे भी होता है, या कोई आपके बॉडी में कोई इस तरह इंसेक्ट्स वगैरह आपके बॉडी के ऊपर मतलब वो हो तो आप इससे आपके, या कोई कोई आपकी बॉडी में परफ्यूम से भी होते हैं, ज्यादातर लोगों को ये एलर्जी परफ्यूम से भी होते हैं। यहाँ पे हम एलर्जी के कुछ जेनेटिकली बेस्ड की भी बात कर सकते हैं कि जेनेटिकली भी एलर्जी होते हैं माँ बाप से। मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स में एलर्जी ना हो, यानी और इसके बेबी में फिर भी चांसेस होंगे, तो कितने होंगे? तकरीबन 15% फिर भी चांसेस होंगे एलर्जी के कि इसके बॉडी में एलर्जी हो जाए। पेरेंट्स में नहीं है, मगर जब भी पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में एक पेरेंट में हो, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अगर फादर में एलर्जी वाला कंडीशन पहले से हो तो इसके बेबीज में चांसेस होते हैं कितने % होंगे? तो अगर एक हो तो बेबी में कौन से 30% एलर्जी के चांसेस होंगे। अगर दोनों हो, यानी फादर में भी एलर्जी कंडीशन है और मदर में भी है, तो बाद में बेबीज में कितने चांसेस होंगे? तकरीबन 60% फिर भी आपके जो बेबीज होते हैं इसमें एलर्जी के चांसेस हो सकते हैं। ये एलर्जी यहाँ पे ये तो हमने कहा देखे कि कौन कौन से होते हैं, परफ्यूम से या पोलन से या स्टिंग से, इंसेक्ट्स वगैरह से, मगर जब ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं, फादर मदर से भी आ सकते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं वैरासिटी। फिर बाद में हम आते हैं एलर्जी जब हो जाए तो सिंपली बाज़ औक़ात कुछ लोगों में तो वो खेतों में भी काम करते हैं ज्यादातर, मगर उसको एलर्जी नहीं होती। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एलर्जी जो पेशेंट्स होते हैं इनमें क्यों होते हैं और नॉर्मली उन लोगों में एलर्जी क्यों
बेटा इसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मली हर इंसान को एलर्जी नहीं होती, और जब एलर्जी पेशेंट्स होते हैं तो एलर्जी क्यों होती है, तो मैकेनिज्म से मैं समझाता हूँ कि आप पहले से जानते हैं कि आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। और ये भी जानते हैं कि एंटीबॉडीज के आपके बॉडी में भी 5 टाइप्स होते हैं। ये बात याद रखें। एंटीबॉडीज के जो टाइप्स होते हैं इसको हम गैमेट फार्मूले से याद करते हैं, और डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स को हम नेवर लेट मंकी ईट बनाना से याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको फार्मूला समझाता हूँ कि डब्ल्यूबीसी के आप 5 टाइप्स को आप किस तरह याद करेंगे। तो नेवर लेट मंकी ईट बनाना से ये एक सिंपल एक फार्मूला है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। बेटा मैं आपको दोबारा ये समझाता हूँ कि याद रखिए, ये जो आपने एन का वर्ड यहाँ पे आप देखते हैं, तो ये एन से जो वर्ड आते हैं इसको हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। और न्यूट्रोफिल्स आप पढ़ते हैं कहाँ पे? न्यूट्रोफिल्स आप पढ़ते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। फिर ये जो लैम्फोसाइट्स का वर्ड आते हैं ये भी आप सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स भी आप सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ते हैं। मगर ये जो दो वर्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एसोफिल और दूसरे को हम कहते हैं बेसोफिल। तो यहाँ पे एलर्जी कंडीशन में आज हम पढ़ेंगे एसोफिल एंड बेसोफिल। ये जो एसोफिल का वर्ड आए हैं, एसोफिल का, ये यहाँ पे इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे एसोफिल, एंड दूसरा जो नाम है इसको हम कहते हैं बेसोफिल। सबसे पहले हम आते हैं एक नॉर्मल पर्सन में। नॉर्मल पर्सन में एलर्जी क्यों नहीं होती, तो यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन लेते हैं। इस नॉर्मल पर्सन के बॉडी में फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये एक सेल है, और ये सेल जब इसको कोई एंटीजन वगैरह या कोई पैथोजन वगैरह आते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि रिप्रेजेंटेशन से वो अपने ऊपर क्या अटैच करते हैं, एंटीजन अटैच करते हैं। ये सिंपली मैकेनिज्म है हर एक सेल में। जब भी कोई पैथोजन वगैरह अटैक करते हैं तो सबसे पहले ये अपने ऊपर आइडेंटिफिकेशन छोड़ देते हैं, जिसको हम कहते हैं आईडी टैग। आईडी टैग का मतलब क्या है कि दूसरे सेल को पता चले कि ये पैथोजन है। सबसे पहला मैकेनिज्म इसका ही होता है। ठीक है, जब ये एंटीजन आईडी टैग बन जाए तो फिर क्या होते हैं, एंटीजन से एंटीजन या सबसे पहले अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज से मैं आपको समझाऊं, ये एंटीबॉडी हो जाए और इसके साथ ये एंटीजन अटैच हो जाए, तो इस एंटीजन की वजह से फिर क्या होता है, ये सिंपली एक इन्फेक्टेड सेल है तो ये एक इम्यूनिटी को एक्टिवेट, एक एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आईजीजी, जो सबसे ज्यादा है आपके बॉडी में। तो ये क्या करते हैं, उस पैथोजेंस को किल करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं। बस बात खत्म, एलर्जी नहीं हुआ, कोई भी इन्फेक्टेड चीज आएगा तो वो इस मैकेनिज्म से एंटीबॉडी, एंटीजन और इसके बाद पैथोजेंस के बात खत्म। मगर जब एलर्जी वाले कंडीशन की बात आ जाए तो एलर्जी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है और ये अपने ऊपर आईजीजी के मतलब आईजीजी की बजाय कौन सा एंटीबॉडी अटैच करते हैं, आईजीई। अब आईजीई का सिंपली फंक्शन क्या होते हैं, मगर जब कोई एलर्जिक होता है तो आईजीई का होना जरूरी है कि नहीं, नॉर्मल पर्सन में भी। ये तो नॉर्मल पर्सन में ये 5 होना चाहिए, हर एक पर्सन के बंदे में ये 5 एंटीबॉडीज होने चाहिए। तो यहाँ पे ये भी एक नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल आईजीई का फंक्शन क्या है, जबकि आपके बॉडी में पैरासाइट्स हो, कौन से पैरासाइट्स हैं, मैं सिंपली आपको समझाता हूँ। हेलेमेंथिस हो, हेलेमेंथिस एक फाइलम है, आपने पढ़ा है, जिसमें ज्यादातर क्या आते हैं, वर्म्स आते हैं, जिसको हम ऐसे पैरासाइट्स बोलते हैं ना, जिस पेट में जो कीड़े होते हैं इसको हम कहते हैं हेलेमेंथिस। ये फाइलम हेलेमेंथिस, इसमें सारे कीड़े आते हैं, वर्म्स। तो ये जो वर्म्स होते हैं ये डब्ल्यूबीसी का काम नहीं है कि इनको खत्म करें, क्योंकि डब्ल्यूबीसी इतने छोटे होते हैं और ये जो वर्म्स होते हैं ये लार्जर होते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है वर्म्स के खत्म करने में अपना फंक्शन शो नहीं कर सकते। तो कौन सा एंटीबॉडीज वर्म्स को खत्म करते हैं आपके बॉडी में, आईजी, नॉर्मल में। ठीक है ना,
तो जब आईजी अपना फंक्शन शो करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, ये एक सेल को एक्टिवेट करेगा जिसको हम कहते हैं एसोनोफिल्स। क्या कहते हैं? एसोनोफिल्स वो सेल्स होते हैं जिस तरह हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, सो इससे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ईट वाले से, ईट वाले। तो यहाँ ये एसोनोफिल जब एक्टिवेट होगा आईजी की मदद से तो वो एंटीजन वगैरह अटैच होंगे और हेल्प करेंगे कि एलिमेंट इसको क्या करें, रिमूव करें। मगर याद रखें, अब एलर्जिक कंडीशन में आते हैं। एलर्जिक में कि जब आपके बॉडी में, ये आपके बॉडी का अपना सेल है जिस तरह हम कहते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज अटैच हो गया। कौन सा एंटीबॉडी अटैच होगा? जिसको हम कहते हैं आईजी। अब आईजी का मतलब क्या है कि ये वो एंटीबॉडी है कि आपके बॉडी में एलर्जिक पेशेंट में आते हैं, वो तो नॉर्मल थी, अब एलर्जिक पेशेंट है तो क्या होगा, ये आईजी यहाँ पे ओवर प्रोड्यूस होंगे। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में 5 IgE एनफ है नॉर्मल फंक्शन में, मगर जब एलर्जिक कंडीशन, जिसको एलर्जी हो, ये IgE एंटीबॉडी 5 की बजाय 20 पैदा हो जाए, नॉर्मल की बजाय ज्यादा पे ओवर प्रोड्यूस हो जाए। कौन सा एंटीबॉडी? IgE। अब एलर्जिक कंडीशन में हम यहाँ पे IgE के वो पढ़ेंगे ना, जब ये ओवर प्रोड्यूस हो जाए तो ये IgE आपके सेल्स या हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट काम शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक केमिकल को छोड़ देते हैं। कौन से केमिकल को? जिसको हम कहते हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन वो केमिकल है जिसकी मदद से आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो हिस्टामिन की मदद से आते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक ब्लड वेसल लेते हैं। ब्लड वेसल में सबसे पहले ये डायलेशन काज करेंगे। डायलेशन का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये लेंथ पे क्या होंगे, वाइड होंगे। और जब भी हिस्टामिन डायलेशन ज्यादा करेंगे खून की रगों की, तो ये ब्लड फ्लो ज्यादा होंगी और ब्लड फ्लो की वजह से आपके इस बॉडी एरिया में WBC नंबर इंक्रीज होंगे, ज्यादा होंगे। तो जब भी यहाँ पे आएंगे एंटीबॉडीज भी होंगे, ब्लड भी ज्यादा होंगे। तो एंटीबॉडी से पहले तो ज्यादा है, तो आपके बॉडी में जिस तरह हम कहते हैं सिंपली, जब ज्यादातर आईज लोगों में आईज की होते हैं ना, आईज की सोजिश होती है या आईज रेड हो जाती है। स्किन में होते हैं, स्किन में दाने वगैरह आते हैं। इस तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है जिस तरह हम सिंपली यहाँ पे अस्थमा एक डिजीज है जो इससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम आते हैं, अगर स्किन से अलावा इंसान को ज्यादातर फीवर होती है, बुखार होती है, तो ये एक कंडीशन होते हैं एलर्जी में। तो यहाँ पे हिस्टामिन के आने को आईजी ने हिस्टामिन रिलीज किया। हिस्टामिन की वजह से आपके ब्लड फ्लो डायलेशन वगैरह ज्यादा हो गई, तो आपके बॉडी में एक रिएक्शन पैदा होगा जिसको हम कहते हैं एलर्जी। मैं दोबारा आपको लेक्चर रिवाइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने एंटीबॉडीज के मुताल्लिक कुछ एमसीक्यूज याद किए कि एंटीबॉडीज आपके बॉडी के प्रोटीन होते हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम पे, इम्यूनो का वर्ड इम्यून से आते हैं और ग्लोबुलिन प्रोटीन से आते हैं। ये जो और एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। इसमें 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स होते हैं। ये जो हेवी और लाइट चेन्स होते हैं तो ये आपके बॉडी में अमीनो एसिड से बने, और अमीनो एसिड में कौन से में पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, पोलिमीन, मेनिन, यानी मेनिन। फिर क्या होते हैं, ये जो लाइट और हेवी चेन है ये एक दूसरे के साथ एक लिंकेज पे अटैच है जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। डाइसल्फाइड लिंकेज का मतलब ये है कि ये 2 सल्फर नहीं बनाए हैं। फिर क्या होते हैं, ये जो लाइट चेन होते हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं वेरिएबल चेन, वेरिएबल पार्ट कहते हैं। वेरिएबल चेंज ला सकते हैं और यहाँ पे एंटीजन जो होते हैं एंटीजन अटैच होते हैं। ये जो एरिया होते हैं जिसको हम कहते हैं हेवी चेन, तो ये ट्रांसपोर्ट रीजन होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो पैथोजेंस को किल करते हैं, तो ये जो टेल एरिया होते हैं। फिर मैंने आपको फार्मूला समझाया कि आपके बॉडी में 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं। सिंपली आप कौन से फार्मूले से याद कर सकते, गैमेट से आप ये आईजी लगाए और फिर एक वर्ड इससे लगाए। तो मैंने यहाँ पर भी 2 एमसीक्यूज आपको समझाए कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी ये आईजीजी है, कैपिटल वाला, और जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं इसको हम आईजीए कहते हैं, ठीक है। और ये आईजीजी के बारे में दूसरा एमसीक्यूज भी है
कि ये एक ऐसा एंटीबॉडी है कि ये प्लेसेंटा को भी मतलब ये क्रॉस कर सकते हैं। प्लेसेंटा कौन सा एरिया होता है? प्लेसेंटा वो एरिया है मदर की पीठ में जहां पर हम बेबी हो, तो ये मदर के बॉडी से जाते हुए प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं कि एलर्जीज क्यों होते हैं। एलर्जीज एलिमिनेटेड रिएक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम है कि कभी ना कभी हमारे बॉडी ज्यादा ओवरएक्ट हो जाए किसी हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट। हार्मलेस का मतलब क्या है कि आपको नुकसान नहीं देता। आपके बॉडी का डब्ल्यूबीसी का तो नॉर्मल फंक्शन ये है कि पैथोजेंस को क्या करना, किल करना, खत्म करना। पैथोजेंस का मतलब क्या है कि जो डिजीज काज करते हैं। मगर यहाँ पे ये क्या करते हैं कि आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पांस शो करते हैं और ओवर एक्टिंग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एलर्जीज। एलर्जीज में हम आते हैं कि जो एजेंट्स जो एलर्जीज काज करते हैं इसको हम एलर्जेंस कहते हैं। और एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं? पोलन होते हैं ज्यादातर यहाँ पे हमारे लोगों में पोलन से होते हैं। पोलन क्या होते हैं? फूलों वाले, जिसमें जो नेक्टर होते हैं ना वो सूंघने की वजह से होते हैं, या बीज किसी को काटे, जिस तरह आप कहते हैं बच्चे आप देखें ना, अगर स्टिंग वगैरह या हमको कोई जो हम कहते हैं ना मच्छर वगैरह काटे वगैरह, तो हमारे आईज या वगैरह ये ज्यादा होते हैं, इससे इंक्रीज होते हैं ना, स्वेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी एलर्जीज की वजह होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, ये तो मेन काज होते हैं एनवायरमेंटली, तो जेनेटिकली भी एलर्जी काज होती है। जेनेटिकली का मतलब क्या है कि अगर किसी पेरेंट्स में एक भी एलर्जन ना हो तो बेबीज में कितने चांस होते हैं? 15%। अगर पेरेंट्स फादर मदर में एक में एलर्जी हो तो बेबीज में चांसेस 30% होंगे। अगर दोनों यानी बाप और माँ दोनों एलर्जिक होते हैं तो फिर बेबीज में चांसेस 60% होते हैं। ये जेनेटिकली होते हैं ना, विरासती। फिर हम आते हैं किस चीज में कि जब एलर्जी हो जाए तो हम लेते हैं 2%। एक हम हेल्थी लेते हैं और दूसरा हम एलर्जिक पेशेंट लेते हैं। तो सिंपली हम पहले क्या लेते हैं कि ये आपके बॉडी का एक सेल है, इसने क्या करना है कि कोई पैथोजन वगैरह आ जाए तो इसने एंटीबॉडीज बनाना है। एंटीबॉडीज में नॉर्मली क्या करते हैं, ये आईजीजी कैपिटल जी वाला, ये क्या करते हैं, ये पैथोजेंस को किल करते हैं। मगर जब आपके बॉडी में कोई ऐसा पैरासाइट आ जाए जो साइज में बड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलेमेंथस। हेलेमेंथस का मतलब क्या है? वॉर्म्स, हाँ कीड़े जिसको हम कहते हैं ना। ये जो वॉर्म्स होते हैं, ये वॉर्म्स को खत्म करना डब्ल्यूबीसी की काम नहीं है। वो कौन से एंटीबॉडीज को खत्म का काम है? आईजीई। तो ये आईजीई हेलेमेंथस को नॉर्मल पेशेंट में खत्म करते हैं। फिर हम एलर्जिक पेशेंट में आते हैं कि एलर्जिक पेशेंट में ये आईजीई नंबर में क्या ज्यादा पैदा होंगे, ज्यादा वो प्रोड्यूस होंगे। किस तरह कि फॉर एग्जांपल आपके एक नॉर्मल फंक्शन में 5 आईजीई एंटीबॉडीज चाहिए, मगर ये आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं को कितने बनाए? 20 बनाए। तो फिर क्या होगा, ये जो 20 आपके बॉडी में बनाए हैं ये आपके बॉडी में अब ओवरलोड है, ज्यादा है। तो ये क्या होगा, रिएक्शन शो करेगा आपके बॉडी के अपने सेल्स के अगेंस्ट, या कोई हार्मलेस वगैरह, इस तरह मैंने कहा पोलन वगैरह इसके अगेंस्ट। तो ये कौन सा बंग, एक तो ज्यादा हो गया। फिर ये केमिकल प्रोड्यूस को जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। हिस्टामिन आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनको डायलेट करेगा, इनका साइज इंक्रीज करेगा। फिर इसके ब्लड फ्लो ज्यादा हो गए, ब्लड फ्लो में आपको पहले से पता है कि डब्ल्यूबीसी होंगे। तो डब्ल्यूबीसी की मदद से आपके बॉडी में ये कौन कौन से एलर्जीज आते हैं, जिस तरह हम कहते हैं आइस का रेड होना या सूजिश करना, आपके स्किन में दाने होते हैं, ये भी एक एलर्जी कंडीशन में आते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिस तरह गला खराब होना, म्यूकस वगैरह का होना, या फीवर, बुखार होते हैं, इस तरह बहुत से एंटीबॉडीज एलर्जिक कंडीशंस होते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया एलर्जीज और एंटीबॉडीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और यहाँ पे मैं आपको बताया कि ये जो सिंपली डब्ल्यूबीसी का फार्मूला है इसको हम नेओलेटमाइड बनाना से याद करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये हम पढ़ते हैं सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। फिर यहाँ पे जो हम सेल्स पढ़ते हैं एलर्जीज कंडीशन में, तो इसको हम कहते हैं एसोफिल एंड बेसोफिल। तो जब आईजीई एक्टिवेट होंगे तो ये एसोफिल को मैसेज देंगे, एसोफिल की मदद से जो हेलेमेंथस होते हैं, ये वॉर्म्स होते हैं, वो खत्म होंगे। और बेसोफिल यहाँ पे हम फंक्शन शो करते हैं कि बेसोफिल
यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हम लेते हैं कि ये एक सेल्स है जिसको हम क्या कहते हैं, बेसोफिल। बेसोफिल ने क्या करना है, एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करना है। तो जब ये एक्टिवेट हो जाए तो ज्यादा एक्टिवेशन होगा और ये आपके बॉडी में क्या होगा, ओवर एक्ट करेगा और आपके बॉडी में एलर्जिक कंडीशन काज करेगा। लेना